डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सबरीमाला केस से जुड़े बड़े संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, मंदिरों में भेदभाव से हिंदू धर्म को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने कहा, राज्य को अधिकार है कि वह मंदिरों को सभी के लिए खोल सके। सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू के खिलाफ सीबीआई जांच का दिया निर्देश। परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों को ठेके देने का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की याचिका खारिज की। कहा, अडानी की समाधान योजना पर फिलहाल रोक नहीं, पहले एनसीएलटी वेदांत की याचिका पर करेगा सुनवाई। ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ के कारण वीरेंद्र सिंह की आवाज पहचानने में मुश्किल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव। कहा, वीरेंद्र सिंह की आवाज का नमूना लेकर फॉरेंसिक लैबोरेटरी जाएं। महाभियोग का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा। कैश कांड से जुड़ा है जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। महाभियोग के तहत जांच समिति कर रही है जांच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध आवंटन में पक्षपात के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने सीबीआई को 2 हफ्ते के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने और जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक के सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध और कार्य आदेशों की जांच करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया के बेंच ने कहा कि सीबीआई को 2 हफ्तों के अंदर जांच शुरू कर देनी चाहिए और इस जांच में जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच हुए सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके और वर्क ऑर्डर के क्रियान्वयन को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, सीबीआई 2 हफ्तों के अंदर एक शुरुआती जांच शुरू करे। शुरुआती जांच और उसके बाद होने वाली कोई भी जांच 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 के बीच हुए सरकारी कामों के ठेकों और वर्क ऑर्डर के अमल को कवर करेगी। कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई को ऊपर बताए गए समय के बाहर के लेन देन की जांच करने से रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी जांच में पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य सीबीआई के साथ पूरी तरह सहयोग करेगा। राज्य का मुख्य सचिव सीबीआई के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। राज्य यह पक्का करेगा कि कोई भी रिकॉर्ड नष्ट ना हो। बेंच ने आगे निर्देश दिया कि सीबीआई 16 हफ्तों के अंदर इस कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों और उनकी करीबी सहयोगियों को सरकारी अनुबंध देने के आरोपों की जांच के लिए एनजीओ सेव मॉन रीजन फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री द्वारा एक निजी कंपनी की तरह चलाई जा रही है। सीबीआई जांच में खांडू की पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी एमएस ब्रांड ईगल्स और उनके भतीजे त्वेसरिंग ताशी के स्वामित्व वाली कंपनी एमएस अलायंस ट्रेडिंग सीओ को दिए गए अनुबंधों की जांच की जाएगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन अनुबंधों को बिना टेंडर प्रक्रिया को दिया गया था और यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अडानी एंटरप्राइजेस की समाधान योजना को मंजूरी देने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी के फैसले को चुनौती देने वाली वेदांता लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने एनसीएलटी के 24 मार्च के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अडानी की समाधान योजना पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निगरानी समिति कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेना चाहती है तो उसे पहले एनसीएलटी की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी ने
10 अप्रैल को वेदांता की अपील पर सुनवाई के लिए तारीख तय की है, इसलिए इस मामले में कोई अन्य निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी कंपनी ने 17,926 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि अडानी ने 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सिब्बल ने कहा कि क्रेडिटर्स की समिति अडानी को 3,000 करोड़ रुपए कम से सौदा करने की अनुमति दे रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अडानी और वेदांता की बोली में केवल 500 करोड़ रुपए का अंतर है। उन्होंने कहा कि समाधान योजना के कार्यान्वयन में 50 दिन लगेंगे और 10 अप्रैल तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का है और NCLT के अंतरिम आदेश में वेदांता के हितों की रक्षा की गई है। कोर्ट ने वेदांता की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि निगरानी समिति कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से पहले NCLT की मंजूरी लेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेदांता की अपील पर NCLT द्वारा जल्द सुनवाई की जाएगी और तब तक कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोई अन्य निर्देश जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि NCLT ने वेदांता के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आवास के नमूने लेने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर जाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव तब आया जब NFSU ने 48 मिनट के ऑडियो क्लिप की जांच की और कहा कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि आवाज बीरेन सिंह की है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि कोई भी केंद्रीय लेबोरेटरी इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। न्यायालय ने कहा कि अगर NFSU को लगता है कि ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है, तो बीरेन सिंह को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए NFSU जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पेटिशनर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ऑडियो क्लिप में बीरेन सिंह की आवाज है और यह मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर NFSU को लगता है कि ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है, तो वे मूल ऑडियो क्लिप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि NFSU ने अपनी रिपोर्ट में पेन ड्राइव शब्द का उपयोग क्यों किया है, जबकि सही शब्द पेन ड्राइव है। न्यायालय ने कहा कि अगर यह NFSU की रिपोर्ट की गुणवत्ता है, तो उन्हें अपने काम की समीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और NFSU को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए NFSU की रिपोर्ट का इंतजार करेगा। इस मामले में मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान बीरेन सिंह की कथित भूमिका की जांच के लिए ऑडियो क्लिप की जांच की जा रही है। ऑडियो क्लिप में बीरेन सिंह की आवाज होने का दावा किया गया है, लेकिन NFSU ने कहा कि इसमें छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के एक उम्मीदवार के एडमिशन को सही ठहराया, जिसकी सीट धोखाधड़ी के कारण खाली हुई थी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल सीट राष्ट्रीय संसाधन है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अतुल S चांदुरकर की बेंच ने नेशनल मेडिकल काउंसिल की अपील खारिज की और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जब कोई सीट धोखाधड़ी के कारण खाली होती है, तो अधिकारियों का यह फर्ज होता है कि उसे मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दे। प्रशासनिक निष्क्रियता या सुस्ती के कारण किसी सीट को बर्बाद होने देना नीट यूजी परीक्षा के मूल उद्देश्य को ही खत्म करना है, जिसका मकसद सरकारी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना था। यह मामला 2022 की नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें पहले नंबर के प्रतिवादी ने सामान्य श्रेणी में 508 अंक हासिल किए। काउंसलिंग के दूसरे दौर के दौरान 2 उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया गया, लेकिन बाद में उनके एडमिशन रद्द कर दिए गए जब पता चला कि उन्होंने जाली स्कोर कार्ड जमा किए। इसके चलते इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें खाली हो गई। मेरिट लिस्ट में अगला उम्मीदवार होने के बावजूद इस प्रतिवादी को एडमिशन नहीं दिया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने 17 जनवरी 2023 को NMC को खाली सीटों के बारे में तुरंत जानकारी दी थी, लेकिन NMC ने जून 2023 में ही जवाब दिया और इस आधार पर अनुमति देने से मना कर दिया कि एडमिशन की आखिरी तारीख बीत चुकी है।
एनएमसी ने इस फैसले से दुखी होकर उम्मीदवार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसने उसे राहत दी। इसके बाद एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने ऊपर बताए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों का सही ढंग से विश्लेषण किया और पाया कि यूनिवर्सिटी और एनएमसी दोनों ही चुप रहें और इन सीटों को खाली रहने दिया जाए। हम हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश में बदलाव करते हैं जिसमें 2023-24 के बजाय 2026-27 वर्ष के लिए एडमिशन देने की बात कही गई। साथ ही हम हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित अन्य नियमों और शर्तों में कोई दखल नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी दरगाह के सज्जानशील और वक्फ के मुतवल्ली का पद एक समान नहीं होता। अदालत ने कहा कि सज्जादानशीन मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक प्रमुख होता है, जबकि मुतवल्ली की भूमिका प्रशासनिक और प्रबंधकीय होती है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कर्नाटक में एक दरगाह के सज्जादानशीन के उत्तराधिकार से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि हालांकि सज्जादानशीन को नियुक्त किया जाए तो वह मुतवल्ली के कार्य भी कर सकता है, लेकिन एक मुतवल्ली को सज्जादानशीन का धार्मिक पद नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सज्जादानशीन की नियुक्ति एक धार्मिक विषय है, जबकि मुतवल्ली का कार्य केवल वक्फ संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन तक सीमित रहता है। यह मामला कर्नाटक के चन्नपट्टा स्थित हजरत अखिल शाह कादरी दरगाह में सज्जादानशीन के उत्तराधिकार से संबंधित था। प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि यह मामला सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि संपत्ति वक्फ के रूप में अधिसूचित है और इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा देखा जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को रद्द करते हुए कहा था कि सज्जादानशीन की नियुक्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दृष्टिकोण को गलत ठहराया और कहा कि यह विवाद सज्जादानशीन की नियुक्ति से संबंधित है, न कि मुतवल्ली के पद से। इसलिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक पदों का उत्तराधिकार सामान्यतः परंपराओं, प्रथाओं या वर्तमान पदाधिकारी द्वारा नामांकन के आधार पर तय होता है। मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के संदर्भ में सज्जादानशीन और मुतवल्ली दोनों पदों का उत्तराधिकार संस्थान की परंपराओं के अनुसार तय किया जा सकता है, जिसमें पूर्व पदाधिकारी द्वारा नामांकन भी शामिल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज किसी व्यक्ति को सज्जादानशीन जैसे आध्यात्मिक पद का उत्तराधिकार नहीं बना सकते। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस मामले में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं बनता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने एक बड़े घटनाक्रम में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनके लिखित कथित घर में नकदी मिलने के मामले को लेकर लोकसभा में जांच प्रक्रिया जारी थी। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपा है और इसकी एक प्रति भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को भी भेजी गई है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, गहरे दुख और पीड़ा के साथ मैं तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने अपने त्याग पत्रों में इस्तीफे के कारणों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया और कहा कि वे राष्ट्रपति के गरिमामय पद को किसी भी तरह के स्पष्टीकरण से बोझिल नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश के रूप में सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात रही है। यह इस्तीफा उस समय आया जब लोकसभा में उनके खिलाफ हटाने इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के तहत गठित जांच समिति काम कर रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले वर्ष जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। यह समिति न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में अघोषित नकदी मिलने के मामले की जांच कर रही थी। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव आचार्य शामिल थे। यह समिति 140 लोकसभा सांसदों द्वारा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर गठित की गई थी। पूरा मामला 14 मार्च 2025 का है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत रहते हुए न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के एक आउट हाउस में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक आंतरिक जांच समिति गठित की थी, जिसमें शील नागू, जीएस संवधालिया
और अनु शिवरामन शामिल थे। जांच के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया और उनसे न्याय कार्य भी वापस ले लिया गया। इस समिति ने मई में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए प्रारंभिक तौर पर न्यायमूर्ति वर्मा की भूमिका को संदिग्ध पाया। इसके बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई थी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति वर्मा ने पहले प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफा देने की सलाह को नहीं माना था। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस जांच को और उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। बाद में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को भी चुनौती दी, जिसे भी अदालत ने इस वर्ष की शुरुआत में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सबरीवाला माला मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एक अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर मंदिरों में अलग अलग संप्रदायों के लोगों को आने से रोका जाएगा तो इससे हिंदू धर्म को नुकसान हो सकता है। यह टिप्पणी जस्टिस BV नागरत्ना ने की। वे 9 जजों की बेंच का हिस्सा हैं जो इस मामले से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कर रही हैं। सीनियर वकील CS वैद्यनाथन ने कोर्ट में दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 26B धार्मिक समूह को अपने मामलों को खुद चलाने का अधिकार देता है। उनके अनुसार ये अधिकार अनुच्छेद 25(2)B से ज्यादा मजबूत है। अनुच्छेद 25(2)B राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सभी हिंदू मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोला जा सके। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर हर संप्रदाय यह कहे कि सिर्फ हमारे लोग ही हमारे मंदिर में आएंगे तो यह सही नहीं होगा और इससे धर्म को नुकसान भी होगा। उन्होंने साफ कहा, हर व्यक्ति को मंदिरों और मठों में जाने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार ने भी इस पर सहमति जताई और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो समाज बच जाएगा। सुनवाई के दौरान श्री वेंकट रमण देवरू बनाम मैसूर राज्य केस का भी जिक्र हुआ। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि मंदिरों में सभी वर्गों को प्रवेश मिलना चाहिए, भले ही वह किसी खास संप्रदाय का मंदिर हो। वैद्यनाथन ने कहा, कुछ मंदिर निजी होते हैं, जैसे परिवार के मंदिर, जहाँ सिर्फ परिवार के लोग जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई संप्रदाय अपने पैसों से मंदिर चलाता है तो वह तय कर सकता है कि वहां कौन जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि वे निजी मंदिरों की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि सामान्य मंदिरों की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, अगर आप लोगों को बाहर रखेंगे तो यह उल्टा असर डाल सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 26(2)B के तहत मंदिरों को सभी के लिए खोल सके। साथ ही जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 25 को अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को खत्म करता है के साथ पढ़ना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वैद्यनाथन की दलील 2 वजहों से कमजोर पड़ सकती है। पहला, यह संविधान की भाषा के खिलाफ है और दूसरा, अनुच्छेद 26B नैतिकता के अधीन है, जिसमें छुआछूत खत्म करने वाला अनुच्छेद 17 शामिल है। उन्होंने अनुच्छेद 17 नैतिकता का हिस्सा है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर मंदिरों को सिर्फ एक संप्रदाय तक सीमित किया जाएगा तो यह खुद संविधान की भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें एकजुटता से रहना होगा। केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि क्या हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट संशोधन विधेयक 2026 के तहत जेंडर सर्जरी और हार्मोन थेरेपी पर रोक लगा दी गई है या नहीं। न्यायमूर्ति वेचू कुरियन थॉमस ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल P श्री कुमार से विशेष रूप से यह जानना चाहा कि इस नए कानून का हार्मोन थेरेपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न तब उठा जब 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि अस्पताल ने संशोधित कानून का हवाला देकर उनकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रोक दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुंधति कटजू ने अदालत को बताया कि यह इलाज उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन संशोधन के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अदालत ने इस पर केंद्र से पूछा कि क्या वास्तव में नए कानून के तहत ऐसे उपचारों पर रोक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पहले से ही जेंडर परिवर्तन की प्रक्रिया में है उन्हें व्यक्तिगत राहत दी जा सकती है, भले ही कानून पर रोक ना लगे। इस पर ASG ने जवाब दिया कि यह कानून की गलती नहीं बल्कि एक व्यवहारिक समस्या है जिसे अलग तरीके से हल किया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश लाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की। याचिकाओं में ये भी एक ट्रांस वुमन द्वारा दायर की गई है जिसमें 2026 के संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि यह संशोधन 2019 के कानून में बड़े बदलाव करता है और सुप्रीम कोर्ट के NALS 2024 फैसले के सिद्धांतों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके पास पहले से ट्रांसजेंडर पहचान पत्र है और उसने अपने पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार में अपना नाम और जेंडर बदलाव किया था। अब नए कानून के कारण उसकी पहचान ही संदेह पर पड़ गई है और उसके दस्तावेजों की वैधता भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि मेडिकल प्रमाणन की अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे उसके परिवार ने उनकी जेंडर पहचान के कारण छोड़ दिया था और अब नए कानून के कारण ऐसे लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस कानून के चलते समुदाय में मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसे विचार बढ़ रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हुई है, जिस पर जवाब दिया गया कि नई परिभाषा के कारण वह अब ट्रांसजेंडर की श्रेणी में नहीं आती, जबकि पहले आती थी। इस वजह से उसकी चल रही थेरेपी भी रोक दी गई, जो उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसानदायक है। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।